फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर बनोद। दिस इज अंशुल। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी के PYQ करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। चाहे अब वो रीट की बात हो, सीटेट की बात हो, यूपी टेट की बात हो, बिहार टेट की बात हो, KVS की बात हो, जहाँ पे हिंदी पेडागोजी का सेक्शन है वहाँ के लिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इससे पहले कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। ठीक है, क्या पूछा? शिक्षण विधि किसकी? भाषा कौशल की। ऑप्शंस दिए हैं, अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो अनुकरण विधि है वो भी भाषा कौशल की एक शिक्षण विधि है। ठीक है, सामूहिक विधि भी एक क्या है? भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। और प्रयोगशाला विधि भी क्या है? भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये तीनों शिक्षण विधियां हैं तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अनुकरण विधि क्या होती है। अनुकरण विधि में क्या होता है, अध्यापक जब पाठ पढ़ाता है तो उसके साथ साथ बच्चे क्या करते हैं? दोहराते हैं। ठीक है, या फिर जब अध्यापक नहीं पढ़ाता तो किसी एक बालक को खड़े करके पाठ पढ़वाता है, उसी के साथ साथ में बच्चे दोहराते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण का अर्थ होता है दोहराना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सामूहिक विधि। तो सामूहिक विधि तो नाम ही से स्पष्ट है, समूह में जो पठन किया जाता है एक प्रकार से, उसका क्या बोलते हैं भाई साहब? जो समूह में शिक्षण कराया जाता है उसको बोलते हैं सामूहिक विधि। ठीक है ना। भाषा प्रयोगशाला, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कई प्रकार के उपकरण मौजूद होते हैं। एक रूम होता है जिसको हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं, इसमें टेप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर वगैरह सब उपलब्ध होते हैं। दृश्य श्रव्य जैसी सामग्रियाँ भी उपलब्ध होती हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ भी उपलब्ध होती हैं जिसका प्रयोग करके व्यक्ति भाषा कौशल में अपना निपुण बनता है। ठीक है, अच्छा भाषा कौशल कौन कौन से हैं भाई साहब? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग यानी सुनना, सुबो पाली, हिंदी में हम बोलेंगे सुबो पाली। ठीक है, सु से यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा कौशल यही है। भाषा कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। भाषा कौशल 4 होते हैं। LSRW इंग्लिश में बोल सकते हैं, सुबोपाली हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो इन चारों कौशलों को भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भी सीखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई साहब क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो हैं क्या हैं? शिक्षण की विधियां हैं, भाषा कौशल की शिक्षण की विधियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तरी प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। कविता शिक्षण, ठीक है, यहाँ पे पद्य खंड चल रहा है। ठीक है, कौन सा खंड चल रहा है? पद्य खंड चल रहा है। तो कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस और नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली और व्यास प्रणाली। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए, व्याख्या विधि में क्या होता है? व्याख्या विधि में अध्यापक पाठ को पढ़ाते हुए भाव स्पष्ट करता है। ठीक है, खंडान्वय प्रणाली में क्या होता है? खंडान्वय प्रणाली में यह होता है कि जो लंबी कविताएं होती हैं, कैसी कविताएं? लंबी और जटिल, तो इनका खंड कर देते हैं। कविताओं को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है और उन कविताओं को भाव अर्थ के साथ समझाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक खंड हो गया तो एक खंड का भाव अर्थ स्पष्ट किए, फिर इससे भाव अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये खंडान्वय प्रणाली में। ठीक है, शब्दार्थ कथन प्रणाली में जो कविता में आए हुए कठिन शब्द हैं उसका अर्थ समझाया जाता है। और व्यास प्रणाली में क्या किया जाता है भाई साहब? कविता शिक्षण के दौरान कला और भाव पक्षों के माध्यम से कविता पाठ कराया जाता है। ठीक है, इसमें कला प्लस भाव पक्ष दोनों को इंक्लूड करके कविता पाठ कराई जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि खंडान्वय जो प्रणाली है, इसमें क्या किया जाता है? छोटी छोटी यानी जटिल
और बड़ी कविताओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और छोटे छोटे भागों का जो अर्थ स्पष्ट कराते हैं उसके आधार पर क्या किया जाता है भाई साहब, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खंडन में प्रणाली। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रश्नोत्तर प्रणाली को हम क्या जानते हैं, खंडन व प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए खंड, खंड यानी क्या होता है, टुकड़ा करना। ठीक है, टुकड़े करना। तो खंड से ही स्पष्ट हो रहा है कि बड़ी कविताओं को छोटे छोटे खंड में बांटेंगे और जो छोटे छोटे खंड का भाव अर्थ स्पष्ट करेंगे उसके आधार पर हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई साहब, देखो, देखो और लिखो। देखो और लिखो विधि अर्थ क्या होता है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है, क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें क्या होता है, अध्यापक श्याम पट पर कुछ लिख देता है। ठीक है, जैसे अनार, आम, जो भी पढ़ा रहा है सब्जेक्ट के आधार पर वो लिख देता है, और इस लिखे हुए श्याम पट में जो लिखा रहता है वो बालक देख कर अपने कॉपी में लिखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वर्तनी शुद्ध होती है। पहली चीज क्या होती है, वर्तनी शुद्ध होती है। ठीक है, अभिव्यक्ति शुद्ध होती है। ठीक है, और ये जो विधि है प्राइमरी लेवल के लिए बहुत उत्तम विधि है। ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए बहुत उत्तम विधि है। तभी हमने देखा कि देखो और लिखो विधि से क्या होती है, वर्तनी शुद्ध होती है और अभिव्यक्ति शुद्ध होती है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में इससे संबंधित कुछ ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, शुद्ध अभिव्यक्ति में। तो जब शुद्ध अभिव्यक्ति करना है या वर्तनी सुधरवाना है तो देखो लिखो उत्तम माध्यम होता है, उत्तम विधि होती है भाषा को पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शंस दिए हैं, पुस्तक का भरपूर उपयोग करने में, भाई साहब पुस्तक का में से भरपूर उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अनुभव स्थिति का निर्माण करने में, स्मरण शक्ति की वृद्धि करने के रूप में, व्याकरण निष्ठ वातावरण। तो देखिए स्मरण शक्ति की वृद्धि करना मतलब एक प्रकार से रट्टू तोता बनाना है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए, व्याकरण निष्ठ वातावरण। व्याकरण निष्ठ करेंगे तो एक प्रकार से बोझ बनेगा, है ना। संज्ञा सर्वनाम, भाई छोटे बच्चे को संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सब थोड़ी पता होता है अभी, है ना। अभी तो उनको भाषा सिखाना है। ठीक है, तो भाषा सिखाने के लिए एक वातावरण बनाया जाएगा अनुभव स्थिति का निर्माण करने में। ठीक है, अनुभव स्थिति का निर्माण करने में कैसे अनुभव स्थिति का निर्माण होगा भाई, कि देखिए सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि अनुभव स्थिति का निर्माण करे। ठीक है, वो कुछ अनुभव शेयर करे ताकि बातचीत के दौरान क्या हो, भाषा आसानी से सीखी जा सके। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है, ये तो आई होप सो कि सभी को पता होगा। ऑप्शंस दिया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जीडीपी का 4.43% शिक्षा में लगाना, कक्षा 2 के वोकेशनल कोर्स शुरू करना, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 में प्रवेश आरंभ। तो ये तो गलत है ना, अभी भी पहली कक्षा से आरंभ हो रहा है। कक्षा 2 से वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होना है भैया, कहाँ से होना, 6वीं से होना है। जीडीपी में शिक्षा का लगान, इससे तो हमको संबंधित कुछ है नहीं। तो इसका जो सही आंसर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी जो नई शिक्षा नीति आई है ना 2020 NEP 2020, तो 2020 का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा भाई सब सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग 1955 के आधार पर शिक्षा नीति 2020 ने कितनी भारतीय भाषाओं की सिफारिश की है। ठीक है, राज्य भाषा आयोग 1955 ठीक है के आधार पर शिक्षा नीति, ठीक है, NEP 2020 ने कितनी भारतीय भाषाओं की सिफारिश की है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा भाई सब, एक भाषा की सिफारिश की है, वो भी कौन सी, हिंदी। ठीक है, कौन सी भाषा की सिफारिश की भाई सब, हिंदी भाषा की सिफारिश की है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, 14 सितंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक, राजभाषा का दर्जा मिला। और जो लिपि, ठीक है,
देवनागरी लिपि को भी दर्जा मिला। ठीक है, ये 14 सितंबर 1949, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई सब, एक भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में अक्सर उच्चारण संबंधी त्रुटि करते हैं, इसके निवारण के लिए शिक्षक को चाहिए। ठीक है, जो बालक हैं हिंदी भाषा में क्या करते हैं, अक्सर त्रुटियां करते हैं, है ना। तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, पहला जो ऑप्शन है, इन त्रुटियों को उच्च कक्षाओं के निवारण हेतु छोड़ देना। अरे भाई जो निम्न कक्षा में नहीं सुधार पाए उच्चारण को, वो उच्च कक्षा में क्या सुधारेंगे, है ना। दूसरा ऑप्शन है, हिंदी में उच्चारण का अशुद्धता का लेखन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई जैसे उच्चारण करेगा, गलत उच्चारण करेगा तो गलत लिखेगा, है ना, तो इसलिए प्रभाव तो पड़ता है। ये ऑप्शन भी कट गया। यह भाषा के प्रभाव उत्पादकता पर असर नहीं डालती है, अतः इस पर ध्यान न दें। अरे भाई साहब क्यों नहीं, गलत उच्चारण करेगा तो भाषण वगैरह प्रतियोगिता में गलत बोलेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं प्रभाव उत्पादकता में असर डालती है अशुद्धता। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण क्या करती है भाई साहब, भाषा के प्रभाव उत्पादकता में असर डालती है। ठीक है, अब बचा चौथा ऑप्शन, उच्चारण के अभ्यास के लिए प्रयत्नशील रहना। बिल्कुल सही, है ना। अगर अशुद्ध बोल रहा है, उच्चारण संबंधी त्रुटियां हैं, तो बार बार अभ्यास कराएं, उच्चारण को सही कराएं, तो प्रयत्नशील रहने से क्या होगा भाई साहब, उसके उच्चारण सुधर जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन 4 नंबर इसका क्या होगा सही आंसर होगा कि प्रयत्नशील, उच्चारण के अभ्यास की प्रयत्नशील रहना ही क्या होगा भाई साहब, अक्सर उच्चारण संबंधी त्रुटियां कम हो जाएंगी। ठीक है, तो शिक्षक को चाहिए कि उच्चारण संबंधी या तो वो कोई खेल खिलवाए, ठीक है, या फिर उसका बार बार अभ्यास करवाए। ये शिक्षक के ऊपर है कि उसको क्या करें, पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को, है ना, क्या किया, समर्थन किया है, समर्थन नहीं किया है, कड़ा विरोध किया है, या अवधारणा बनाने में बाधक बताया। तो भाई साहब जो 2020 है ना, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 त्रिभाषा सूत्र का क्या किया भाई साहब, समर्थन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, क्या है, एक भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या होती है, ऑप्शंस दिए हैं, बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाने की। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाने का माहौल बनाने की। ठीक है, ऑप्शन तीसरा दिया है, बच्चों के पाठ्य पुस्तक पढ़वाने की या बच्चों के विस्तार से गृह कार्य करवाने की। ठीक है, तो देखिए आई होप सो कि कुछ लोग के प्रश्न ही समझ में नहीं आया होगा। देखिए, एक अच्छे भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि बच्चे द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाने की। भाई साहब ऐसा तो हो नहीं सकता, बच्चे कुछ ना कुछ त्रुटि तो करेंगे। ठीक, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करवाने का माहौल बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर बेझिझक भाषा प्रयोग का माहौल बनेगा तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाने की। अरे भाई साहब जो वो कमजोर हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक कैसे पढ़वा सकते हैं, है ना, उनसे कुछ बोलते ही नहीं आ रहा है अभी अच्छे से, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों से विस्तार से गृह कार्य, अरे विस्तार से गृह कार्य कराओगे तो भाई उनको बोझिल बनाओगे क्या, है ना, कोठारी आयोग वगैरह नहीं पढ़े हैं लगता। देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाने का माहौल तैयार करना चाहिए शिक्षक को, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस आए भाषा के प्रति और भाषा भी अच्छे से सीखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न है नहीं। वैधता वाली, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे होगा विविधता। ठीक है, यहाँ पे होगा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। विविधता वाली कक्षा मतलब जहाँ बहुभाषा वाले बालक आते हैं, ठीक है,
कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई अपनी अलग मातृभाषा बोल रहा है, सबकी अलग अलग जो भाषाएं हैं और सब बालक पढ़ने आ रहे हैं विद्यालय में, तो उसको हम बोलेंगे विविधता वाली कक्षा, जिसमें कई क्षेत्र से बालक आते हैं अलग अलग अपनी एक नेटिव लैंग्वेज लेकर। ऑप्शंस दिए हैं, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, बिल्कुल गलत, उदार बनोगे तो बच्चा पिछड़ा रह जाएगा हमेशा। कठोर नीति को लागू करना, बिल्कुल गलत। केवल दृश्य साधनों को, बिल्कुल गलत, दृश्य बस थोड़ी, दृश्य सब श्रव्य दृश्य दोनों का उपयोग करना है ना, श्रव्य सामग्री का भी उपयोग करें, दृश्य का भी उपयोग करें, उस दृश्य श्रव्य का भी उपयोग करें, ठीक है। जैसे टीवी, ये टीवी क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, बचता एक ऑप्शन है, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, यानी जिन बच्चों को जो आवश्यकताएं हैं उसकी हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। आवश्यकताएं किससे संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की कक्षा में सुनने में परेशानी वाले बच्चे की उपस्थिति की चुनौती का समावेशन आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। वह बालक जो कक्षा में सुनने में थोड़ा परेशान है, उसको कम सुनाई देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैठने की व्यवस्था उचित पंक्ति के साथ खिड़की के निकट करके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, अध्यापक के पास बैठने की व्यवस्था करके। फिर तीसरा ऑप्शन है, बड़े लेखन वाले ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके। और उपरोक्त 1 व 3। तो देखिए, बैठने की व्यवस्था उचित पंक्ति के साथ खिड़की के निकट, तो उससे सुनने में कोई फर्क पड़ेगा क्या, खिड़की के निकट बैठेगा तो उसका तो और ध्यान भंग होगा, वो है ना, क्योंकि उसकी पहले से सुनने की क्षमता कम है। और जब अध्यापक की बात सुनाई नहीं देगी तो वो कहाँ देखेगा, खिड़की से बाहर देखेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कट जाता है। अध्यापक के पास बैठने की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यापक के पास बैठेगा तो डिस्टेंस कम होगी और अध्यापक जो बोलेगा उसको अच्छे सुनाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बड़े लेख ब्लैक बोर्ड में। अरे तो बड़े लेख से क्या होगा भाई, उसकी दृष्टि समस्या थोड़ी है, दृष्टि से संबंधित समस्या थोड़ी है, उसके सुनने से संबंधित समस्या आती है। ऑप्शन भी क्या, जब 1 और 3 नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि वह अध्यापक के पास उसको बैठाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए खालिस्तान स्वायत्तता देनी होगी, नवाचार करने की, प्रमाण पत्र बनाने की, लचीलापन लाने की, 1 व 3। तो देखिए, रचनात्मकता के लिए 2 चीज़ बहुत अहम है, पहला नवाचार और लचीलापन, ठीक। नवाचार भी, क्रिएटिविटी भी जरूरी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई, ऑप्शन 4, 1 व 3 दोनों, ठीक है। जहाँ रचनात्मक शब्द आए वहाँ से आप लोग याद रखिए नवाचार और लचीलापन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के व्यापक ढांचे में, ये तो हो गया ये वाला प्रश्न ना, ये लगता है रिपीट प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने श्रव्य दृश्य साधनों के रूप में निम्न में से किसकी अनुशंसा की है, टीवी की, प्रोजेक्टर की, स्मार्ट क्लास की या फिर शिक्षण मशीन की, ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें श्रव्य और दृश्य साधन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा साधन जिसको हम देख भी सकें और सुन भी सकें, जैसे हो गया टीवी को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ये कौन सा साधन होगा, श्रव्य दृश्य साधन होगा, ठीक है। परंतु हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने श्रव्य दृश्य साधनों के रूप में निम्न में से किसकी अनुशंसा की है, टीवी की नहीं, प्रोजेक्टर की नहीं, स्मार्ट क्लास की बिल्कुल, शिक्षण मशीन की नहीं। क्योंकि देखिए, स्मार्ट क्लास क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि स्मार्ट क्लास में टीवी भी होता है, प्रोजेक्टर भी होता है और शिक्षण मशीनें भी होती हैं। शिक्षण मशीन में क्या आ सकता है, जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह और भी चीज़ें जो होती हैं ना व्यापक रूप से, जिनमें हम भाषा कौशलों को अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट क्लास है उसमें ये सब तीनों आती है। इसका जो सही आंसर है स्मार्ट क्लास। आजकल आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे या फिर स्कूलों में भी देखते होंगे, स्मार्ट क्लास को बनाने के लिए थोड़ा जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, स्मार्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन निगमन या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब जो उचित विधि है ना वो है आगमन निगमन। ठीक है, ठीक है, समझिए आगमन का मतलब क्या होगा भाई साहब, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है बाद में नियम बताए जाते हैं। ठीक, और निगमन इसका उल्टा है। निगमन क्या है, इसका उल्टा, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर बाद में उदाहरण। अच्छा देखिए याद कैसे होगा, थोड़ी सी ट्रिक भी अपन देख लेते हैं। कैसी है ट्रिक, देखिए निगमन, ठीक है, निगमन में पहले क्या है ना से क्या बनेगा नियम, बचा क्या उदाहरण, उसके बाद उदाहरण। ठीक, अब निगमन का उल्टा आगमन होता है, तो अब जब नियम उदाहरण है तो वो क्या हो जाएगा, उदाहरण से नियम हो जाएगा। ठीक है, परंतु व्याकरण पढ़ाने की जो उचित विधि है आगमन और निगमन दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आज का फिलहाल इतने ही प्रश्न थे। आई होप सो कि मज़ा आया होगा प्रश्नों में, अच्छा लगा होगा सेशन। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।